फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या चीज़ है उसको शुरू करने से पहले अगर मेरे पास दो ग्लास हैं पानी के और एक ग्लास में पानी ज़्यादा है और एक ग्लास में पानी कम है, और अगर हम इसका आपस में फिज़िकल कांटेक्ट कर देते हैं इन दो ग्लासेस का, तो पानी जो है वो फ्लो करेगा इस ग्लास से इस ग्लास की तरफ। जिस ग्लास में पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी जाएगा उस ग्लास में जिस ग्लास में पानी कम है, और तब तक जाता रहेगा, तब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों ग्लासेस में पानी का जो लेवल है या पानी की वाटर की जो क्वांटिटी है वो इक्वल ना हो जाए। और जब वाटर की क्वांटिटी या लेवल इक्वल हो जाएगा तो ये जो फ्लो है वाटर का ये रुक जाएगा। इसको एक और तरह से अगर आप देखें कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी में हीट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोल्ड बॉडी, और अगर आप किसी कंडक्टर के ज़रिए इसका आपस में कांटेक्ट कर दें तो हीट, क्योंकि हॉट बॉडी में ज़्यादा है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि इन दो बॉडीज में हीट की क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए। हीट की क्वांटिटी इक्वल होने का मतलब हुआ कि दोनों बॉडीज में का टेम्परेचर जो है वो इक्वल ना हो जाए। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ करंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि करंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान तब ही फ्लो करता है कि जब तक उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज उन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपके सामने है कि इट स्टेट दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided the physical state such as temperature of the conductor remain constant। यानी जितना, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो करंट फ्लो करेगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में होगा उतना ज़्यादा उन करंट फ्लो करेगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि V is directly proportional to I। The potential difference between two points is directly proportional to I। और अगर हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए हमें इक्वल साइन चाहिए, और मैथ का रूल्स ये हैं कि अगर आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाना चाहते हैं तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है R। और हमारे पास कांस्टेंट है, और इस R को हम डिफाइन करेंगे कि वेयर R is constant known as resistance of a conductor। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द measure of the opposition to the flow of electrons due to collision against the atoms of the conductor।
ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि इट इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोलिजन अगेंस्ट द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में होती क्यों है, कैसे पैदा होती है, उसको हम पहले देखते हैं। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के बारे में हमें पता है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट जो है वो पास करता है। और क्यों पास करता है? बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो उस कंडक्टर में से पास करता है। अब अगर देखा जाए तो कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, एटम्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो ये एटम्स जो हैं कंडक्टर के, उनके साथ ये कोलाइड करते हैं। एंड ड्यूरिंग ईच कोलाइजन ये अपनी कुछ एनर्जी जो है वो एटम को दे देते हैं। ठीक, उससे क्या होता है कि एटम में जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एटम्स को, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में इसीलिए पैदा होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, और उनकी जो कोलिजन होती है एटम्स के साथ, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी एटम्स के साथ, उतनी ही उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओहम्स होता है। SI unit of resistance is ohms। और अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, या यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो ये तो SI यूनिट जो है और रेजिस्टेंस का वो ओहम्स है। तो अब अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम है या 2 ओहम्स है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसके मतलब को समझने के लिए हमें जो ओहम्स हमने रेजिस्टेंस का यूनिट कहा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और उसको डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं फार्मूले से ही उसी ओहम्स को डिफाइन कर सकता हूँ। जो मैंने ओम्स लॉ का फार्मूला लिखा था V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी I इज इक्वल टू V ओवर I। और यहाँ पे R का जो रेजिस्टेंस यूनिट मैं बता रहा हूँ वो कहते हैं कि ओहम्स है, और ओहम्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो इस फार्मूले से ही हम ओम्स को डिफाइन कर सकते हैं कि the resistance will be 1 ohms if 1 ampere current flows through a conductor having a 1 volt potential difference across the ends of the conductor। तो 1 ohms की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि the resistance of a conductor is 1 ohm if 1 ampere current flows through it and having potential difference of 1 volt is applied across its end। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को होल्ड करती हैं, जिनके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, उन डिवाइसेस को हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल कंडक्टर। कंडक्टर एक बहुत ही अच्छी ओमिक डिवाइस है। और ओमिक डिवाइसेस ओम्स लॉ को होल्ड करने से मतलब होता है कि ओम्स लॉ के V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करते जाएं किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो करंट गुजरता जाएगा। तो और दूसरी डिवाइसेस ये होती हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को होल्ड नहीं करती,
उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो फिलामेंट बल्ब एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। फिलामेंट बल्ब एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये नॉन ओमिक डिवाइस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ग्राफ हैं करंट और वोल्टेज के। इसमें जो पहला ग्राफ है वो हमारे पास जिस तरह से है, हम वाई एक्सिस पे आई ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले रहे हैं, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि ये जितना हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ के लिए हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस वैल्यू से आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, उसी वैल्यू से आपके पास करंट इंक्रीज, इसीलिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अगर इस ग्राफ के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी डिवाइस का ग्राफ लिया जा रहा है जिसके लिए जो ओम्स लॉ है वो होल्ड करता है। और अगर ओम्स लॉ होल्ड करता है तो इस डिवाइस को हम कहेंगे कि ये एक ओमिक डिवाइस है। ये एक ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। अब हम एक और ग्राफ देखते हैं आई और वी के दरमियान। अच्छा, ये जो ग्राफ आपके सामने है करंट और वोल्टेज का, इसमें आप देख सक रहे हैं कि शुरू में ये ओम्स लॉ को यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो कर रहा है। इतने एक हिस्से में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा। ये जो ग्राफ है, ये एक फिलामेंट बल्ब का ग्राफ है। ठीक, इसमें शुरू में ऐसा हो रहा है कि शुरू में जब फिलामेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा वो हॉट नहीं था फिलामेंट, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, और उसने ओम्स लॉ को फॉलो किया। ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, उसमें ओम्स लॉ के लिए मैंने एक कंडीशन लिखवाई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिलामेंट जब इनिशियली फिलामेंट का टेम्परेचर, फिलामेंट हॉट नहीं था, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो उसने ओम्स लॉ को फॉलो किया। लेकिन जैसे ही वो हॉट हो गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, तो फिर उसने ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, और ये आगे चलकर जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो चेंज होगी, उसने पाथ अपना चेंज कर दिया। दूसरी बात, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो जैसे ही फिलामेंट हॉट हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करगी तो आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन करंट उस वैल्यू से नहीं बढ़ रहा, या करंट बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। ये हमारे पास एक तीसरा ग्राफ है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का। सेमीकंडक्टर डिवाइस एक नॉन ओमिक डिवाइस है, इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही। और दूसरी चीज़ ये है कि सेमीकंडक्टर, और एक चीज़ और कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है, जबकि कंडक्टर में काम उलट है। कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है, जबकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है।